प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर आपने पढ़ा और पहले चैप्टर में पढ़ करके आपने जाना कि किस प्रकार एक फर्म के विभिन्न साझेदारों के खाते बनाए जाते हैं, उनके लाभ हानि खातों को कैसे समायोजित किया जाता है और लाभ हानि का वितरण कैसे किया जाता है। यदि कोई भिन्न बात न हो, यानी कोई अपवाद न हो, तो सामान्य रूप से फर्में इसी प्रकार चलती रहती हैं वर्ष दर वर्ष। यानी एक फर्म यथावत विधिवत उसी रूप में चलती रहेगी जैसा कि पहले चैप्टर में या पहले आपने जो पढ़ा है उसी के अनुरूप। लेकिन फर्म के जीवन काल में कुछ अपवादात्मक, कुछ विशेष बातें आती हैं, कुछ विशेष समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं सभी फर्मों में नहीं आती हैं, किन्हीं किन्हीं फर्मों में आती हैं। यानी किसी फर्म में ये समस्या आ सकती है और किसी फर्म में ये समस्या नहीं आ सकती है। इसके संबंध में मैंने चर्चा भी किया था और आपको बताया था कि यदि आपको साझेदारी लेखे पूरे पढ़ने हैं, समझने हैं, तो उन अपवादात्मक या उन समस्याओं को भी आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है, जिससे कि यदि किसी फर्म के जीवन काल में ये समस्याएं आती हों तो उस समस्या का आप निदान लेखांकन के द्वारा कर सकें। इसी प्रकार की एक समस्या ये है कि किसी चल रही फर्म में, यानी फर्म पहले से विद्यमान है, फर्म के साझेदार हैं और वो फर्म को चला रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से किसी एक नए व्यक्ति को, एक नए साझेदार को सम्मिलित करते हैं तो एक समस्या उत्पन्न होती है, तो कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं या कुछ चीज़ें उत्पन्न होती हैं जिनका समाधान एक लेखांकक को, एक अकाउंटेंट को करना होता है। सबसे पहली बात यह है कि किसी नए साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है। साझेदार के प्रवेश के कई कारण हैं। पहली समस्या तो पूंजी की समस्या हो सकती है। यदि किसी फर्म में फर्म को चलाने के लिए या फर्म के व्यवसाय के विस्तार के लिए पूंजी की अधिक ज़रूरत है, तो ऐसी दशा में किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दे करके पूंजी प्राप्त कर ली जाती है और उससे फर्म को चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त बाज़ार में प्रतिस्पर्धा, कई बार प्रतिस्पर्धी व्यापारी व्यापार चला रहे होते हैं जिनसे फर्म को नुकसान होता है। ऐसे प्रतिस्पर्धी व्यापारियों को भी प्रयास करके फर्म में सम्मिलित कर लिया जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। इसके अलावा तकनीकी ज्ञान, किसी साझेदार के पास या किसी व्यक्ति के पास फर्म से संबंधित तकनीकी ज्ञान यदि बढ़िया है तो उस तकनीकी ज्ञान का लाभ लेने के लिए भी उसे फर्म में सम्मिलित किया जा सकता है। किसी साझेदार के अंदर प्रबंधकीय ज्ञान अधिक है तो उसे भी फर्म में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ ऐसे साझेदारों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है जो केवल नाम के साझेदार होते हैं, यानी उनको फर्म से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उनके नाम जुड़ जाने के कारण फर्म की ख्याति बढ़ जाती है, फर्म की लाभदायकता बढ़ जाती है। तो कभी कभी ऐसे साझेदारों को भी फर्म में सम्मिलित किया जाता है। यदि एक नया साझेदार फर्म में आता है तो होता क्या है, ये आपको जानना है। जैसा कि आप जानते हो, फर्म तो चल रही होती है, फर्म के चलने पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन एक नए साझेदार के आ जाने पर साझेदारी का विघटन हो जाता है, या कह लीजिए कि पार्टनरशिप का, साझेदारी का रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्गठन होता है। यानी जब नया साझेदार आएगा तो साझेदारों का जो समझौता है, साझेदारी के जो अनुबंध हैं, उन अनुबंधों में परिवर्तन होगा, और जब अनुबंधों में परिवर्तन होगा तो जैसा कि आप जानते हो साझेदारी अनुबंध से बनती है, तो अनुबंध परिवर्तित होने के कारण साझेदारी परिवर्तित हो जाती है और इसी को हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है और इस रिकंस्ट्रक्शन के बाद ये आपको जानना है कि जो नया साझेदार आएगा उसको क्या अधिकार होंगे
उसके क्या कर्तव्य होंगे। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि नया साझेदार लाभ के एक भाग के लिए आता है। हालांकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी साझेदार होते हैं जो बिना लाभ लिए भी साझेदारी फर्म में साझेदार बन जाते हैं। उनको छोड़ करके शेष सभी जो भी साझेदार नया फर्म में आएगा उसको लाभ का एक हिस्सा पाने के लिए, लाभ का एक भाग पाने के लिए आएगा। तो सबसे पहले वो लाभ का एक भाग पाएगा जो कि साझेदारों के आपसी समझौते के द्वारा तय किया जाएगा कि नए साझेदार को कितना लाभ दिया जाएगा। दूसरी बात आती है, दूसरी समस्या जो आती है, नया साझेदार वैसे ही फर्म में नहीं आएगा, यानी वो अपने साथ अपने लाभों में हिस्सा पाने के लिए या फर्म के संपत्तियों दायित्वों में हिस्सा पाने के लिए अपने साथ पूंजी लाता है। तो पूंजी की समस्या उत्पन्न होती है कि वो पूंजी कितना लाए। इसके संबंध में जो भी समझौते के द्वारा तय होता है वो, अथवा पुराने साझेदारों की पूंजियों को देखते हुए उसके लाभ विभाजन के अनुपात में पूंजी लाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई साझेदार बिना पूंजी लाए भी साझेदार बन सकता है। तो फर्म में पूंजी लाएगा और इसके बाद फर्म के संपत्तियों दायित्वों में उसके लाभ विभाजन के अनुपात में उसका हिस्सा बन जाएगा। अन्य सभी अधिकार और कर्तव्य वही हो जाएंगे, वही होंगे जो कि किसी पुराने साझेदार के होते हैं। अब यदि वो आता है और पुराने फर्म के लाभों में हिस्सा पाता है, संपत्तियों और दायित्वों में उसका हिस्सा बन जाता है, संपत्तियों और दायित्वों में हिस्सा उसको मिलता है, तो यहाँ से एक समस्या उत्पन्न होती है, यहाँ से एक व्यवहारिक समस्या उत्पन्न होती है। उन समस्याओं का ही निदान इस चैप्टर में या इस हिस्से में करना है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनका समाधान किस प्रकार होगा और कौन कौन सी वो लेखांकन की समस्याएं उत्पन्न होंगी। धन्यवाद।